तो कहानी की शुरुआत में हम बहुत से लोगों को पानी में डूबते हुए देखते हैं। सभी मरने के करीब थे, लेकिन यहाँ पर एक लेडी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांसें से भी उसे दे रही थी। सीन यहीं से इकट्ठ होकर हम एक पुलिस ऑफिसर जेट से मिलते हैं, जिसे बीच पर किसी लाश के मिलने की खबर मिली थी। फौरन वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने को पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक के बजाय कई और लोगों की भी लाशें हैं। यहीं पर इन्हें एक छोटी बच्ची भी मिलती है, जो भी जिंदा थी। जूड से रेस्क्यू कर लेता है। कुछ देर बाद पानी में से कुछ और जिंदा लोगों को भी बाहर निकाल लिया जाता है। जितने भी लोग पानी में डूबे थे, किसी के पास भी लाइफ जैकेट ही थी, और यह चीज सबको थोड़ी अजीब लगती है। ये सब कहां से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जूड जब यही सवाल उस छोटी बच्ची से करता है तो लिया नाम की वो छोटी बच्ची बताती है कि मैं और मेरी मॉम फ्यूचर में होने वाली वॉर से भागकर यहाँ आए हैं। यानी कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब के सब लोग जो यहाँ बीच से निकाले जा रहे हैं, ये सब फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। ये बात क्योंकि अभी एक छोटी बच्ची ने कही थी, इसीलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई जाती है जो सब लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान केलब नाम का एक सर्वाइवर इन लोगों को बताता है कि यह सच में फ्यूचर से पास्ट में आए हैं, फ्यूचर के इंसानों से बचते हुए, जिन्हें एपिक्स कहा जाता है। एपिक्स आम इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर और कई ज्यादा जहीन है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन सभी इंसानों को मॉडिफाई कर दिया गया है। और फ्यूचर में जो आम इंसान है, एपिक्स उन सब लोगों को मार देना चाहते हैं। एक लड़की है ना, यहाँ उन्हें बताते हैं कि वो और उसके डैड बहुत मुश्किल से काफी सारे चेक पॉइंट्स को पार करते हुए एक केव तक पहुंचे, और इस केव में अर्ली 21 सेंचुरी का टाइम था। एमा जो कि इन्वेस्टिगेटर थी, वो उसे पूछती है, तो क्या इस सब में कोई टाइम मशीन इवॉल्व है? क्या आप लोग किसी टाइम मशीन के जरिए यहाँ आए हैं? लेकिन इन सब लोगों के नाम में जवाब देने पर अब इन्वेस्टिगेटर्स का इनकी स्टोरीज पर बिलीव करना मुश्किल हो गया था। इन्वेस्टिगेटर एमा और जूड डिसाइड करते हैं कि वो इन सब की रिकॉर्डिंग को एनालाइज करेंगे। क्या ये सब झूठ कह रहे हैं या सच में ये लोग फ्यूचर से आए हैं? न कट होकर दोबारा हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की को एक फिशरमैन ने रेस्क्यू किया है। इस लड़की का नाम है रेस, और यही हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर है। यहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स अब अपनी आगे आने वाली जिंदगी के लिए परेशान थे, जबकि केलब तो अपनी इस नई जिंदगी के लिए शुक्र कर रहा था। केलब से थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एमा इन लोगों को बताती है कि इन सारे सर्वाइवर्स को अभी टेम्परेरी कैंप्स के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन यह स्टोरी जो सर्वाइवर्स बता रहे हैं, उस पर किसी को भी बिलीव करना मुश्किल है। वह चाहती थी कि केलब उन्हें कोई ऐसा क्लू दे जिससे वो कहानी की तह तक पहुंच पाए। इतनी ही देर में इस कैंप के अंदर एक थॉमस नाम का आदमी आता एवं से कहता है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं सिर्फ प्रेसिडेंट को ही बताऊंगा। मुझे अभी के अभी प्रेसिडेंट से मिलना है। जिस पर एमा उसे कहती है कि तुम्हें उस चीज के बारे में प्रूफ देना होगा, तभी तुम्हारी मीटिंग प्रेसिडेंट से करवाई जाएगी। जिस बात पर थॉमस एक और इतना बड़ा सच रिवील करता है कि वो लोग पहले ना ग्रुप नहीं जो यहाँ पास्ट में आए थे, उससे पहले भी एक ग्रुप यहाँ पास्ट में आ चुका है। और उसकी यह बात सुनकर एमा और भी ज्यादा शॉक रह जाती है। इनके अकॉर्डिंग ये लोग 108 साल पीछे आ चुके थे। सीन के टोकर हम ड्रेस को देखते हैं, जो किसी तरह छुपके से जूट की गाड़ी में आ बैठी थी। खद वो जिंदा थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटी को ढूंढना था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी ली मर चुकी है, इसीलिए वो चूट के सर पे गन पॉइंट करती है और उसे कहती है, शराफत से मुझे वहां ले जाओ जहां तुम लोगों ने डेड बॉडीज को रखा है। चूट क्या भी करता, वो उसे वहां ले जाता है, लेकिन खुद वह गाड़ी से नहीं उतरता, यह कहते हुए कि उसके पास अंदर जाने की क्लियरेंस नहीं है। रेस अकेले ही उस जगह के अंदर जाती और जाते ही वह वहां की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है। हर तरफ अब अंधेरा हो रहा था। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से एक लाइट के जरिए रेस अपनी बेटी को इन डेड बॉडीज में ढूंढने लग गई। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि यहाँ पर उसे सिक्योरिटी वालों ने देख लिया। इससे पहले एक सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते। वो यहाँ अपनी अच्छी स्किल्स दिखाती है और इन दोनों को ही हराते हुए वहां मौजूद कांच की खिड़की तोड़ते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। प्रेस की ये सारी स्किल्स सीसीटीवी फुटेज में एमा और उसके साथी देखकर इम्प्रेस हो चुके थे, जबकि जूट इस सब के लिए परेशान था। वमा से कहता है, मुझे ये रेस ठीक नहीं लग रही। जिस पर एमा उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम उसे कभी दोबारा इंटरेक्ट मत करना। सीन गट होकर हमें दिखाया जाता है कि सभी रिफ्यूजीज को एक समर कैंप में ले जाया जा चुका था। ये पूरी की पूरी जगह जंगलों में थी। यहाँ लिया को यानी रेस की बेटी को केलब के साथ रखा जाता है, जो उसे खुशी खुशी अपने साथ रखने में मान भी है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती है। न कट होकर हमें पता चलता है कि एमा को अपने एक एजेंट के शदीद जख्मी होने की खबर मिली है। इस एमा और उसका क्लिक अंदाजा लगाते हैं कि हो ना हो उनके इस समर कैंप के अंदर भी कोई एपिक्स है जिसने उस एजेंट को इतने बुरे हाल तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं अब उन्हें भी
सर्वाइवर्स की कहानी पे यकीन आने लगा था। बहुत सोच विचार के बाद अब एमा थॉमस नाम के उस आदमी की अपने बॉस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी के हेड हैं, उनसे मिलवाने का फैसला कर देती है, क्योंकि थॉमस ने इनको बताया था कि पहले भी एक और ग्रुप फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आया हुआ है। जब थॉमस एमा के बॉस से मिलता है तो एक बहुत बड़ा सच यह रिवील होता है कि वो बॉस फ्यूचर से आने वाले इन ग्रुप्स के बारे में सब कुछ जानते थे। सिर्फ यही नहीं, वो तो खुद ही उन इंसानों में से थे जो फ्यूचर से पास्ट में आए थे। माँ थॉमस से कहते हैं, तुमसे ज्यादा अरसा हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, मैं सब कुछ जानता हूँ। सीन कटोक हमें जूट के खय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चुपके से रेस घुस आई थी। जूट से चो समझते हुए उसके ऊपर दम दान चुका था, लेकिन यहाँ पर रेस उसे बताती है कि मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूँ और इस सब में उसे जूट की मदद की जरूरत है। जूट तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त कि वो अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक जूट को बताएगी। जिसके बाद सीन्स यहीं से कट होकर फ्यूचर में चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि रेस भी एक एपिक्स है, यानी एक सुपर ह्यूमन है। फ्यूचर में आम इंसानों को बहुत हकीर समझा जाता है, यहाँ तक कि बहुत से इंसानों को तो एपिक्स मार भी रहे थे। रेस इस टाइम एक ऐसे कैंप के अंदर जाते हैं जहां पे बहुत सारे इफेक्टेड इंसान हैं और अपने मरने की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। एपिक्स यहां आने से नहीं डर, क्योंकि वो इस वायरस से पहले से ही इम्यून है। इसी कैंप के अंदर रीस को एक बेबी मिलती है जो अभी तक इस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुई थी। ये बहुत ही प्यारी थी। रेस को उसे देखते ही एक अजीब सा प्यार हो गया, इसीलिए रेस यहाँ पर इस बेबी को उठा लेती है। लेकिन उनको तो यहाँ सभी इंसानों को मारने का हुक्म मिला था। तब इस बच्चे को बचाने के लिए रेस यहाँ अपने ही एपिक साथियों को मार चुकी थी, जिसके बाद वो इसी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। रेस का हस्बैंड भी इस बच्ची को रखने को तैयार नहीं था, लेकिन रेस उसे जिद कहती है और किसी तरह उसे मना लेती है। लेकिन यहाँ उसके हस्बैंड उसे धोखा देते हैं और इस बच्चे को अपने घर पर रखने वाली बात वो लीडर्स को बता देते हैं। उसे यह जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था कि उसके अपने ही हस्बैंड ने उसे धोखा दे दिया था। गुस्से में वो यहाँ खड़े हुए सभी एपिक्स को मार देती है, सिवाय अपने हस्बैंड के। वो जानती थी कि अब उसे और उसके बेटे को मार दिया जाएगा, दोनों की ही जान बचाने के लिए। वो जल्दी से घर आकर पैकिंग करती है और अपनी बेटी को लिए वो एक ट्रांसपोर्टर पे चली जाती है, जहां से उन्हें टाइम ट्रेवल करके यहां आना था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक से उनके ट्रांसपोर्टर में कोई खराबी आ गई और यह सब के सब डूब गए इसी पानी में। ये वही सीन है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। इस एक्सीडेंट पे बहुत से लोग मारे गए, सर चंद ही लोग बचे थे। सीन कट होक हमें समर कैंप में दिखाया जाता है कि सभी रिफ्यूजीज का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। रिफ्यूजीज को बताया जा रहा था कि इस डीएनए टेस्ट से वो यह पता चला पाएंगे कि ये रिफ्यूजीज आखिर आए कहां से हैं, लेकिन असल में वो इस डीएनए टेस्ट से यह पता चलाना चाहते थे कि आखिर इनके ग्रुप में एपिस कौन है। दूसरी तरफ जूट ड्रीस की कहानी सुनने के बाद उसे उसकी बेटी से मिलवाने के लिए मान चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बाता पूरा कर पाता उसके सामने आ जाते हैं, रेफुटेड कर देता है। फौरन वो एमा को कॉल करता है और उसे यह खबर देता है कि उसने एपिक्स को पकड़ लिया है। वो चाहता था कि एमा अकेले उससे मिलने के लिए आए, एपिक्स के मिलने की खबर वो अभी किसी को ना दे, ताकि ये लोग फैसला कर पाए कि इन्हें रीस की मदद करनी भी है या नहीं। लेकिन यहाँ एमा उसका भरोसा तोड़ देती है और अपने बॉस को यह सच्चाई बता देती है कि एपिक्स मिल गई है। जूर नहीं जानता था कि रीस ने दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी और एमा की सारी बातें सुन ली है और इसने यह बात भी पता चला ली है कि उसकी बेटी ओल्ड समर कैप्स में है। वो अब यह अंदाजा लगाने लग जाती है कि आखिर वो इस जगह से निकलेगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एमा यहाँ अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आ चुकी थी, जो सब मिलकर एमा के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ एमा अकेली ही इन सबसे लड़ती है और इनके खोले हुए दरवाजे से वहां से बाहर जाकर पानी में चपक देती है। आसान लफ्जों में वो यहां से भागने में कामयाब हो गई थी और इस सारे वाक्य की खबर जैसे ही जूट को मिली तो जूट पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब एमा पे भरोसा नहीं रहा था। वो एमा को फोन करके बता भी देता है कि अब वो इस प्रोजेक्ट में और एमा का साथ नहीं दे पाएगा। ये कहते ही उससे ने फोन रख दिया। यह प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था, जहां उसकी एक फैमिली थी, उसका एक बेटा था। रीस भी अब पानी से निकल कर एक स्टोर में आ जाती है, जहां आते ही उसने अपने ऊपर लिखी हुई गोली का इलाज किया और फिर स्टोर के डोर पे एक खतरनाक मैसेज लिखते हुए वहां से भाग गई। दूसरी तरफ समर कैंप के दे हम दोबारा थॉमस से मिलते हैं, जिसकी एमा के बॉस से मीटिंग हो चुकी है। मार मार के उसने थॉमस को इस बात पे एग्री कर लिया था कि वह सच्चाई यहाँ किसी को भी नहीं बताएगा कि असल में बॉस भी फ्यूचर से आए हुए हैं। ना सिर्फ यह, वह तो थॉमस को अपनी मदद करने के लिए भी मना लेता है और उसे जिम्मेदारी देता है कि वह मेक श्योर करें कि सभी रिफ्यूजीज उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। कैंप में ही रिफ्यूजी है ना को कोई आदमी तंग
करने लगा था। वो इस चीज से बहुत ज्यादा खौफ में आ चुकी थी। इसके बारे में वो यहाँ पुलिस ऑफिसर को भी बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। वो इस स्कैम से भागना चाहती थी, लेकिन जब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो वह पुलिसमैन की कार में छुपकर ही यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। सीन घट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिस जंगल को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, क्योंकि यह जंगल उस स्टोर के करीब था जिस स्टोर पे रीस एक मैसेज लिखकर आई थी। वो लोग जानते थे कि रीस यही गई छुपी होगी, हम भी रेस को यही पत्तों में छुपा हुआ देखते हैं, जो कि अचानक से एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ एमा को खबर मिलती है कि रस की बेटी लिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसे क्या मसला है वो केप के डॉक्टर्स नहीं पहचान पा रही है, इसीलिए वह एक स्पेशल डॉक्टर को अपने केप में बुलाती है। कैंप में वो यह भी नोटिस करती है कि थॉमस अपने लोगों को यह समझा रहा था कि सभी को अथॉरिटीज के ऑर्डर्स मानने चाहिए और बार बार यह बात करना छोड़ देनी चाहिए कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं। यहाँ है ना जो पुलिस की गाड़ी के जरिए भाग आई थी, उसे हम पार्क में देखते हैं। इसी पार्क में जूट भी अपने बेटे के साथ आया हुआ था। यहाँ पर है एना की मुलाकात एक रिफ्यूजी मार्शल से होती है, जो भी यहाँ पर एंजॉय करने लग जाता है एना जिस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से यहाँ तक आई थी, उस पुलिस ऑफिसर को जब अपनी गाड़ी के डिक्के में एना का स्कार्फ मिला तो वो जान गए कि एना इसी पार्क में आई है। बिना वसाए कि वो पार्क में जाकर एना को पकड़ लेते हैं। एना को बचाने के लिए जब मार्शल उनसे लड़ाई करने लगता है तो यहाँ वो पुलिस ऑफिसर अपना बैज उसे दिखा देता है। इनकी लड़ाई को देखते हुए जूट भी यहाँ आ चुका था और ये दोनों अब हेन को लेकर वापस रिफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। सन कट होकर दोबारा हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर्स पूरे जंगल में हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें रीस नजर नहीं आ रही। जैसे ही दो पुलिस ऑफिसर एक दरख्त के नीचे आते हैं तो एकदम से कोई दरख्त के ऊपर से जंप करता है। ये थी जिसने एक ही मिनट में दोनों को काबू कर लिया था। एक ही मिनट में वो उन दोनों को मारकर गिराते हुए जंगल से बाहर निकल आती है, जहां पर एक और पुलिस ऑफिसर था। उसने मरे हुए पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी, जो वो इस दूसरे पुलिस ऑफिसर के ऊपर पॉइंट कर लेते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये पुलिस ऑफिसर यहाँ एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे निकलने वाली आवाज रीस को टॉर्चर कर रही थी। लेकिन रीस यहाँ पर अपने आप को काबू पाते हुए तेजी से उस आत्म की गर्दन पकड़कर मोड़ते हुए उसे भी बेहोश कर देते हैं। जंगल में ही सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर्स के मरने की खबर जैसे ही जूट को मिलती है तो जूट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आता है और उसे रीस के मारे हुए आखिरी पुलिस ऑफिसर के मुंह में एक पैगाम मिलता है, जिसमें लिखा था अब तुम तड़पोगे। ये पढ़ते ही जूट को सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आ। जैसे ही अपने घर पे गया तो उसका शक बिल्कुल ठीक था, रीस ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था। ये जानकर वो बुरी तरह रोने लग जाता है और तभी उसे रीस की कॉल आती है, जो जूट को बताती है कि उसी ने उसके बेटे को किडनैप किया है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहेगा, सिर्फ इस शर्त पे कि जूट उसकी बेटी से मिलने में उसकी मदद करे। जूट भी मान जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने बेटे के फोन के जरिए वो कंटिन्यूज अपने बेटे की लोकेशन को ट्रैक करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस ये रीस उससे ज्यादा जहीन थी। उसने जूट के बेटे का फोन एक खाली कार में छोड़ दिया था, ना चाहते हुए भी। अब उसे रीस का काम जल्दी से जल्दी करना था, तो जैसे ही रिफ्यूजी कैंप की तरफ जाता है तो यहाँ दूसरे ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि जूट का अंदर आना मना था। जूट इन पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वह जेल चला जाता, सही वक्त पर उसकी बॉस एमा आकर उसे बचा लेती है। इस टाइम एमा की सवाल या नजर जूट से पूछ रही थी, क्या आखिर तुम कर क्या रहे थे? जूट उसे साफ साफ बता देता है अपनी और रीस के दरमियान में होने वाली डील के बारे में, साथ ही यह भी कि रीस ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर वह रीस की बेटी को उस तक ना लेके गया तो वह उसके बेटे को मार देगी। ये सुनकर एमा उसे कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि रीस की बेटी ली एक बहुत ही बुरे वायरस से इफेक्टेड है। यह अगर बाहर लोगों में फैल गया तो दुनिया के खतरे में आने के चांसेस हैं। जूट खुद भी इस टाइम उस बच्चे को आइसोलेशन चैम्बर के अंदर देख रहा था। एमा यहाँ उसे सारी कंडीशन बताकर और यह कहकर चली जाती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके जाने के बाद जूट यही सारी बातें डॉक्टर से कंफर्म करता है और डॉक्टर को कहता है इस लड़की का यहाँ से लेकर जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब डॉक्टर जूट से कहते हैं अगले कई घंटे उसकी जिंदगी के
लिए बहुत जरूरी है, अगर तुम उसे यहाँ से ले गए तो यह मर जाएगी। उसके बात सुनकर जूट कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, जाकर रीस को सारी सिचुएशन बताओ। डॉक्टर जैसे ही इस बात से इनकार करते हैं तो जूट उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है, यह कहते हुए कि वह इस बच्ची का आइसोलेशन चेंबर तोड़ देंगे। ऐसे ना चाहते हुए भी डॉक्टर को उनके साथ जाना पड़ता है। जूट के यहाँ से निकलने की खबर जैसे ही एमा को हुई, गुस्से में एमा ने जूट को कॉल की। वो चाहती थी कि जूट डॉक्टर को लेकर फौरन से पहले कैंप वापस आ जाए, इससे पहले कि रीस के साथ कुछ बुरा कर दे, लेकिन जूट ये कहकर उसे इनकार कर देता है कि अगर वो रीस के पास ना गया तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। एमा के साथ बात करते हुए जूट का फोन डॉक्टर पकड़ लेते हैं और एमा को बताते हैं कि अगर रीस यहाँ आ गई तो उसके फंसेली का इलाज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक एपिक्स है और उसके खून में इस वायरस की एंटीबॉडीज हैं। उसकी बात सुनते हुए एमा उसे जड़ के साथ जाने की इजाजत तो दे देती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि वह हर आधे घंटे बाद उसे अपडेट देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीस जोट के बेटे को लेकर फिशिंग पे गई थी, जहां जाने का उसे बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए ओलिवर यानी जोट का बेटा खुश भी था। वो रीस से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं? रीस जवाब देती है, हाँ मेरी एक बेटी है, हम कुछ ही देर में उससे मिलेंगे। रास्ते में डॉक्टर और जड रीस के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे। डॉक्टर का मानना था कि रीस सिर्फ एवोल्यूशन की वजह से जेनेटिकली स्ट्रांग है, जबकि दूसरी तरफ जूट का मानना था कि नहीं, इन इंसानों को स्पेशल लड़ने के लिए ऐसा बनाया गया है, इसलिए रीस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये लोग अब रीस के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रीस को जाकर सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे ली बीमार है और उसका बाहर निकलना सारी दुनिया को रिस्क में डाल सकता है। सारी बातें समझने के बावजूद भी रीस चाहती थी कि वह किसी तरह अपनी बेटी से मिल, लेकिन जूड उसे समझाता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम जेल भी जा सकते हो। जिस बात का जवाब डॉक्टर देते हैं और कहते हैं, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी तरह रेस को कैंप के अंदर ले ही जाऊंगी। जोट तुम जाकर अपने बेटे को देखो। जूट भी फौरन उसकी बात मानक अपने बेटी के पास जाता है। वो उससे मिलकर इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर अब हम मार्शल को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर से रिफ्यूजी कैंप का पता पूछ रहा है, क्योंकि दूसरा पुलिस ऑफिसर हैना को कैंप में ले गया था। वो उसके पास जाना चाहता था क्योंकि उसे हैना अच्छी लगने लगी थी, जबकि हैना तो इस टाइम अपने कैंप में एक चाकू बनाने की तैयारी में थी, जिससे वो उस थमी पर हमला करती जो उसे हर रोज रास करने के लिए उसके कमरे में आ जाया करता था। अपने कमरे से निकलने के बाद वो चुपके से इस आदमी का पीछा करती है और इससे पहले कि वो इस आदमी के ऊपर हमला कर देती, केल उसे पकड़ कर रोक देता है और कमरे में ले जाकर पूछता है, ये क्या कर रही थी तुम? तब बहना उसे बताती है कि लड़का उसे रोज रोज रास करता है, इसलिए मैं उसे मारना चाहती थी। यह है ना केलब को यह भी बताती है कि फ्यूचर में वो एपिक्स के साथ काम करती थी, इसीलिए लोगों को मारना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। रिफ्यूजी कैंप के अंदर ही हम एक पॉल नाम के आदमी से मिलते हैं। वो एक लड़की के पास बैठा हुआ था जो यहाँ स्केचिंग कर रही थी। पल उससे है, क्या तुम इंसानों के भी स्केच बनाते हो? उसके हाँ में जवाब देने पर पॉल उसे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे लिए एक स्केच बनाओगी? वो इस लड़की से अपनी वाइफ का स्केच बनवा है, जिसे वो ढूंढना चाहता था। वो पहले ग्रुप के साथ माइग्रेट हो गई, यहाँ पास्ट में आई थी। ये स्केच लेकर वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो इस स्केच को एमा को दे चुका था। इस स्केच को देखते ही एमा एकदम से हैरान हो गई, ऐसे जैसे वो इस औरत को जानती हो। एमा जल्दी से गाड़ी लेकर किसी के घर जाती है। नॉक करने पे हम देखते ये वही स्केच वाली लड़की थी, यानी पॉल की वाइफ। एमएस के घर जाकर जब उससे उसकी कहानी जानती है तो यह औरत बताती है कि हाँ सच में वो पॉल के वाइफ है। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पॉल ने एक गर्ल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। ये गर्ल ग्रुप मानता था कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं, यानी इस औरत का इशारा रिफ्यूजीज की तरफ था। एमा उसकी स्टोरी सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई एविडेंस है? वो औरत कहती है हाँ, और यहाँ से उठकर कुछ पेपर्स लेने के लिए चली जाती है। जिस दौरान वो यहाँ नहीं थी, एमा उसके घर का विजिट करती है और उसे एक पिक्चर में अपने बॉस भी नजर आते हैं। इससे पहले कि अमा इस पिक्चर के बारे में उस औरत से कोई भी सवाल करती, एकदम से वो औरत पीछे से एमा के ऊपर शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर रीस को रिफ्यूजी कैंप के अंदर ले आए हैं, जहां ली की मेडिसिन बनाने के लिए रीस खुद अपना ब्लड निकाल के डॉक्टर को देती है। उसकी हिम्मत और जुर्रत को देखकर डॉक्टर भी उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी थी। मेडिसिन बनाते हुए वो रीस से काफी सार सा बनकर लेती है, लेकिन इस सब के नतीजे में टीस को गुस्सा आ जाता है। अभी मेडिसिन पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी कि लैब में डॉक्टर को ली की हालत ज्यादा खराब होने की खबर मिलती है। यह खबर सुनकर तो इसकी भी हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर उसे भी हौसला देती है और फिर तैयार हुई
मेडिसिन को लेकर जल्दी से ली को जाकर दे देती है। इस मेडिसिन को लगाते ही हैरान कुम तौर पर री ने बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जूट जो कि एमा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो एमा से कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हम जानते हैं कि एमा को तो उस औरत ने मार दिया है। इतनी देर में जूट के पास एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि उन्हें एक अनआइडेंटिफिकेशन का ही हाथ है, इसलिए वह हर वो जगह चेक करता है जहां ड्रीस गई थी। जूट वापस ऑफिस में आ जाता है और एमा के बॉस की इन्फॉर्मेशन निकलवा आता है। इतनी ही देर में इन्हें यह खबर मिलती है कि मार्शल की फैमिली का भी कार एक्सीडेंट हुआ था। हो भी सकता था कि इस डेड बॉडी का इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक हो, इसीलिए ये लोग कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर देते हैं और मार्शल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। मार्शल भी मरे हुए आदमी की लाश को आइडेंटिफिकेशन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम हुआ कि इस एक्सीडेंट में एमा के बॉस और पॉल की वाइफ दोनों ही मिलवस थे। ये दोनों फ्यूचर से ही आए थे और यहाँ ये अपना एपिक्स को खत्म करने का प्लान भी बनाते हैं। एमा के बॉस को भी प्रमोशन मिल चुकी थी, अब उनके लिए यह काम उनका मिशन आसान हो जाता, पर तभी उन्हें मालूम होता है कि फ्यूचर से 47 और लोग यहां पास्ट में आ गए। खैर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और रिफ्यूजी एम के अंदर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर से केलक की वाइफ यानी वो लड़की मिलने के लिए आई है जिसे यहां आने पर ली की मॉम बना दिया गया था। वो डॉक्टर से ली की हालत पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ली पहले से बहुत ज्यादा रिकवर कर चुकी है। यह सुनकर वो हैरान हो जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि आपने ड्रेस की हेल्प ली है ना? मैंने आपको बताया भी था वो एपिक्स है, बहुत खतरनाक है, कि आपने क्या कर दिया? यहाँ डॉक्टर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद रीस की ब्लड से बनाए हुए मेडिसिन के साथ अपने ब्लड का रिएक्शन देखते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे वो यह देखकर हैरान थी कि उसके ब्लड में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज आ रहे थे। खैर अभी के लिए वो रीस के पास जाती है और उसे उसकी बेटी की हालत के बारे में बताती है। रीस को लिया की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि जल्द ही मैं कोशिश करूंगी कि लिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, वहां से तुम दोनों का भागना आसान हो जाएगा। इसके बाद रीस एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसके माफिया के साथ बहुत सारे कनेक्शंस थे। वह चाहती थी कि इस आदमी के जरिए वह यहां रहने के लिए अपने और अपने बेटी के लीगल डॉक्यूमेंट बना ले। कि लड़का रीस को अपने बॉस के पास ले जाता है, जहां रीस जाकर उससे अपने मकसद की बात करती है। उसे लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए थे जिसके बदले वह माफिया को पैसा भी देने वाली थी, लेकिन माफिया को रीस पे यकीन नहीं था। वो यहां अपने आदमियों के जरिए रीस को पकड़वाने ही वाला था, लेकिन रीस उल्टा उस आदमी को ही पकड़ के उसके बिठाई करके बुरा हाल कर देते हैं और फिर माफिया के हेड से कहते हैं यह बैग खोलो। बैग के खोलने पे के देखते हैं कि उसमें बाकी बहुत सारा पैसा था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को एक एटीएम के पास देखते हैं जहां का पैसा चोरी हो चुका था। जाहिर सी बात थी, यह हम सबको ही समझ आ रहा था कि पैसा किसी और ने नहीं बल्कि रीस बेच रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर और एमआर के बॉस के दरमियान में मीटिंग होती है, जहां डॉक्टर उनको ये खुशखबरी देती है किनी की हालत काफी अच्छी है। वो भी रीस की ब्लड की वजह से। डॉक्टर ने यह खबर उन्हें दे तो दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अच्छी खबर उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि बॉस उसे रीस और लिया के मिलाने की वजह से जॉब से निकाल देते हैं। ये सारी बातें जान गई डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इस कैंप से बाहर निकल आती है। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, जिसके चलते वो रेस को कॉल करती है। उसे अर्जेंट अपने लिए रीस का ब्लड सैंपल चाहिए था, लेकिन रीस के देरे से इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। उसकी खुद खर्च से झुंझला कर डॉक्टर ने फोन साइड पर फेंका और इतने में ही सीनियर हार्ट अटैक आने की वजह से वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल भी होश आया। सिंक ठोक हम ब्रीस को देखते हैं जो अब वापस जाकर गैंगस्टर से कुछ वेपन्स खरीदती है। जोनी को बचाने के मिशन में उसके काम आने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ जूड एक मार्टन नामी आदमी से मिलता है। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो इसकी इस केस में मदद करने वाला था। मार्टिन की दी हुई इन्फॉर्मेशन से जूड को यह मालूम हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके बॉस भी इस सारे केस के अंदर इवॉल्व है। सीन कट होकर हम 27 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं। पता चला है कि ये वो ग्रुप है जो पहले फ्यूचर से माइग्रेशन करके यहाँ पे आया था। इनके दरमियान होने वाली बातों से हमें मालूम हुआ कि यह लोग एपिक से अपनी जान और आम इंसानों को फ्यूचर में बचाने के लिए यहाँ आए। इन सभी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी और ये आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने फ्यूचर में एपिक्स को बनने से रोके, लेकिन फ्यूचर से आने वाले दूसरे ग्रुप ने जैसे इनका सारा ही प्लान फेल कर दिया था, इसलिए अब ये दूसरे माइग्रेट हुए ग्रुप को मारना चाहते हैं ताकि उनका ये सीक्रेट ही रहे कि वो भी फ्यूचर से आए हैं। और इस चीज की शुरुआत पॉल की वाइफ अपने हस्बैंड को झांसा देकर मारने से करती है, क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ का सच सबसे पहले एमा को भी बता दिया था, जिसकी वजह से इस औरत को एमा का मर्डर करना पड़ा पॉल को मारने से पहले।
पॉल की वाइफ उसे अपने बातों में लगाकर उससे एक ऐसी वीडियो भी बनवा चुकी थी जिसके जरिए वो लोगों तक ये झूठी खबर पहला दे कि ये लोग फ्यूचर से नहीं आए बल्कि ये एक गर्ड का हिस्सा है। यह वीडियो देखने के बाद जोड़ बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था कि आखिर कहानी है क्या। उसे शक था कि यह वीडियो भी कहीं उसके के बॉस ने ही तो नहीं बनवाई। वो ये सारी कहानी अब अपने बॉस के मुंह से ही सुनना चाहता था और उसके लिए अच्छा यह हो गया कि उसे उसका बॉस ऑन ड्यूटी रोड पे ही मिल गया। एक ऑफिसर जब बॉस से उनके कार के डॉक्यूमेंट मांगता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तब झूठ दूसरी तरफ से उनकी कार के पास आता है और उन्हें कार में से शराब की स्मन लाते हैं, यानी वो शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे और यह एक जमअप था। इसी जम में वो बॉस को पकड़ लेते हैं। यह खबर जब मेयर को मिलती है तो मेयर झूठ पे गुस्सा होती है और किसी भी कीमत पर उनके पोस्ट को रिलीज करने के ऑर्डर देती है। यह सब वो गैर कानूनी तौर पर कर रही थी, इसीलिए जूड भी उन्हें ब्लैकमेल कर सकता था। जूड उन्हें कहता है रिफ्यूजीज के बारे में कुछ सोचा, वो कब आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे अपने आप को छुड़वाने के लिए। यहाँ उनके बॉस उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं रिफ्यूजीज को एक दिन के लिए टाउन में घूमने की इजाजत दे देता हूं। यह खबर सुनने के बाद जूड थोड़ा सेटिस्फाई तो हुआ था, लेकिन इसमें भी बहुत सी शर्तें थी। रिफ्यूजीज को ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनाकर यहां से निकाला जा रहा था। ली और हैना गलेब की वाइफ के साथ पहले ग्रुप में यहां से बाहर टाउन में निकलने वाले थे। केलब अपनी वाइफ से कहता है मुझे डर लग रहा है, तुम बाहर नहीं जाओ, लेकिन केलब की वाइफ उसकी एक ना सुनते हुए बाहर चली जाती है। यही रिफ्यूजीज कैंप के पास हम ड्रीस को देखते हैं जो चुपके से एक स्नाइपर लिए वहां बैठी हुई थी। उसका प्लान था कि वो यहां सभी पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके अपनी बेटी को छुड़वा कर यहां से ले जाएगी, लेकिन जब वो यह देखती है कि उसकी बेटी तो रिफ्यूजी कैंप से बाहर टाउन में जा रही है तो उसे अब अपना प्लान बदलना पड़ा। इस टाउन में आकर ये लोग बहुत खुश थे है ना दोबारा मार्शल से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिया को कोई एक लेटर देता है जिसके ऊपर एक अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी और साथ ही एक साइन बोर्ड बना हुआ था। लिया उस कार्ड को लेकर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर जाने पे उसे एक साइन बोर्ड नजर आता है जो बिल्कुल उसके कार जैसा था। वो आगे बढ़ जाती है, एकदम से कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि जूड था जो उसके हाथ से ट्रैकिंग ब्रेसलेट उतार चुका था, जिसके बाद वह उसे ड्रीस के हवाले कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे रीस पे यकीन होने लगा था, या फिर पता नहीं वो रीस को फंसा रहा था। लेकिन अलबत्ता रीस फौरन ही अपनी बेटी को यहां से लेकर भाग जाती है। शहर से बहुत दूर ये लोग एक होटल में आ जाते हैं। इनके पास अब माफिया की तरफ से हासिल की हुई नई आइडेंटिटी भी थी जिसके जरिए ये लोग इस शहर में रह सकते थे। टाउन से बाहर पहुंचाने पर रीस को मालूम होता है कि ली के पास जो ट्रॉय था उसके अंदर भी एक ट्रैकर लगा हुआ था। यह बात उसके लिए काफी खतरनाक थी। वो इस ट्राई को इसी होटल में छोड़कर ली को लेकर जितना तेजी से हो सकता था यहां से भागते हैं, लेकिन रास्ते में उसका टायर ब्रस्ट हो जाता है। एकदम से उसके ऊपर फोर्सेस हमला कर देते हैं जिसके नतीजे में लीस बेहोश हो चुकी थी, जबकि ली को इन लोगों ने पकड़ लिया था। यहाँ एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। ग्रीस को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक ऑपरेशन बोर्ड के ऊपर पाया। एमा का बॉस और पॉन की वाइफ दोनों ही उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। वो एक डॉक्टर से उसका ऑपरेशन स्टार्ट करने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर यह कहते हुए ऑपरेशन करने से इनकार कर देता है कि इसका डीएनए निकालना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। अब डॉक्टर को तो ये लोग अपने मिशन की सच्चाई नहीं बता सकते थे, इसीलिए एमा का बॉस यहाँ पर दोबारा उसी डॉक्टर को बुलाता है जिसने ली का इलाज किया था। क्योंकि वो रीस के बारे में पहले से ही जानती थी इसलिए उससे कुछ छुपा तो था नहीं, इसीलिए अब वो यह काम इस डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर जब रीस का इलाज करने के लिए उसके पास आते हैं तो वो रीस से कहते हैं तुम घबराना मत, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ बचाने जरूर आऊंगी। लेकिन इस टाइम रीस को उसके ऊपर तबार नहीं था। डॉक्टर ने फिलहाल एमा के बॉस का काम भी कर दिया था, जिसके बाद वो यहां से जाने लगी थी। लेकिन जाने से पहले बॉस उसका पूरा बैग चेक करते हैं जिसके अंदर से उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाहर जाने पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ने रिस का ब्लड सैंपल चुरा लिया था जिससे वो अपने लिए एक मेडिसिन करवाना चाहती थी। सीन कट होकर रिफ्यूजी कैंप में हम एक नोमी नाम की लड़की को देखते हैं। नोमी ने अपना पूरा का पूरा कमरा अजीबोगरीब राइटिंग से भरा हुआ था। केलब की वाइफ रबिका जो उसके ऊपर नजर रखती थी उसे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कहती। एक दिन वो यह फैसला कर लेती है कि वह जाकर नोमी से पूछेगी कि आखिर उसने दीवारों पे क्या लिखा हुआ है। वह जब रात में उसके कमरे में जाती
तो देखती है कि पहले से ही बहुत से लोग उसके रूम में हैं। नोमी उसे भी खुशी से अपने पास बुलाते हैं और यहाँ इन सबको अपनी बातों में लगाते हुए वह सबको कहती है कि मैं एक प्रॉफिट हूँ। रबिका भी उसकी बातों में आ चुकी थी, यह जाने बगैर की लैंग्वेज जो उसने यहाँ लिखी थी वो एपिक्स की लैंग्वेज थी। बढ़ते बढ़ते यह बात शहर में भी फैल जाती है और लोग रिफ्यूजीज को आज़ाद करने के लिए धरना देना शुरू कर देते हैं। जूड और ऑफिसर्स बहुत मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ लोगों को अरेस्ट भी करना पड़ता है। अरेस्ट हुए लोगों में उन्हें एक डाना नाम की लड़की मिलती है, जिसके बारे में इन्हें मालूम हुआ कि वो भी एक इमिग्रेंट है, वो भी फ्यूचर से आई है। वो क्योंकि पिछले ग्रुप में आई थी इसलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं था। वह एक एपिस की इंजीनियर थी। वह एक डिवाइस के जरिए यह बहुत आसानी से पता चला सकती थी कि फ्यूचर से आने वाला एक और ट्रक कहाँ पे है, लेकिन इस डिवाइस को बनाने के लिए उसे काफी टाइम लगता। वो इस डिवाइस को बनाना शुरू कर देती है जिसमें जूड उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ डियाना जूड को यह सच्चाई भी बता देती है कि माँ का बॉस और पॉल की वाइफ भी उसी के साथ फ्यूचर से यहाँ आए थे। खैर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जूड के घर पर पहुंची है। वो जूड को रीस की मुसीबत में होने की खबर देती है और उससे मदद मांगती है। रीस जो अभी तक उसी कैद में थी, उसे अपनी बेटी के वियंस हार रहे थे, जो वियंस उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद डॉक्टर उसके करीब आ जाता है। वो उसे कम डाउन करने के लिए एक ऐसी डिवाइस ऑन करता है जिसमें से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस निकल रही थी। वो देखता है कि जैसे वो इस डिवाइस की पिस ज्यादा कर रहा था वैसे वैसे रीस की धड़कनें कम होती जा रही थी, इसीलिए वो डिवाइस की पिच फुल हाई करके यहां से चला जाता है, जिसकी वजह से रीस की धड़कनें रुक जाते हैं। वो तो ये देखकर सेटिस्फाई हो चुका था, लेकिन ना जाने एकदम से कहां से रीज के अंदर इतनी ताकत आ गई कि ना तो सिर्फ वो होश में आई बल्कि उसने तो यहाँ पे अपनी कैद भी तुड़वा ली थी। ऐसा करते देखकर उसे यहाँ पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जूड और डॉक्टर भी उसकी मदद को वापस यहाँ आ चुके थे। इन्हें देखकर वो काफी सेटिस्फाइड होती है। यहाँ से निकलने से पहले वो अपनी ब्लड से बनाई उन पॉइजनस मेडिसिन को खत्म कहती है, जिसके जरिए एमा के बॉस और पॉल की वाइफ ने सभी इमिग्रेंट को मारने का प्लान किया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, डॉक्टर को यहाँ का एक आदमी पकड़कर जूड को ब्लैकमेल करने लग जाता है। जूड बीस्ट सूरते हाल नाजुक देखकर अपने वेपन नीचे कर चुका था, लेकिन पीछे डी हुई रेस जूड की पैंट में एक और गन दिखती है और बिना वसाया किए वो गन निकालकर पीछे से उस लड़की को शूट कर देती है। फाइनली रीस अब आजाद हो गई थी, वो यहाँ से चली जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उसके ब्लड से जो अपने लिए एक एंटीडोट बनाया था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। 93 पर इस एंटीडोट के चांसेस थे कि उससे कोई भी इंसान मर सकता था, लेकिन 7 पर यह भी चांसेस थे कि इस एंटीडोट से एक इंसान के अंदर की सभी बीमारियां ठीक की जा सकती थी। यही सोचते हुए डॉक्टर वो एंटीडोट उठाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। 1 सेकंड के लिए तो वह ऐसे ठीक हो गई जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो वहां पर बेहोश हो गई। ऐसा भी हो सकता था कि वह मर गई हो। खैर जूड अब जैसे ही अपने घर वापस पहुंचता है तो उसे अपने कलीग के जरिए पता चलता है कि डियाना नाम की वो लड़की जो डिवाइस बना रही थी वह उस डिवाइस को आधा ही बना छोड़कर वहां से जा चुकी है, क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि उसकी वाइफ दूसरे माइग्रेंट हुए लोगों में आई है। कुछ ना समझ आने पर जूड इस डिवाइस को उठाकर संभाल देता है और यह लोग अब रिफ्यूजी कैंप की तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इन सबको यह बात मालूम थी कि बॉस इन सभी इमिग्रेंट को मारना चाहते हैं, तो बस जूड, उसका कलीग ईस और केलब यह सब मिलकर इनकी जानों को बचाने के मिशन पे लग चुके थे। इन्हें किसी भी तरह इन रिफ्यूजीज को इन सिक्योरिटी कैंप से बाहर निकालना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप के चारों तरफ फेंस लगी हुई थी और इस फेंस में हाई वोल्टेज करंट दो रहा था। जूड का एक कॉलीग जो इस टाइम उस कैंप के अंदर था, वो कैंप के पावर हाउस में जाकर फेंस का करंट बंद कर देता है, जिसके बाद जूड और उसके लोग पीछे से फेंस को काटकर रिफ्यूजी कैंप के अंदर आ जाते हैं। रिफ्यूजी कैंप के अंदर आने पे ये लोग जितना जल्दी हो सकते थे यहाँ पे आए सभी इमिग्रेंट को इस कैंप से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे आखिर में निकलने की बारी है एना की थी। उसने इस टाइम फैंस पकड़ी हुई थी और अचानक फैंस के अंदर करंट दोबारा आने से वो यहाँ बेहोश हो जाते हैं। सभी की सभी रिफ्यूजी जो यहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गए थे वो ना को तेज से उठाकर यहाँ से दूर ले जाते हैं, जबकि सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जूड इस टाइम अपने बॉस से मिल रहा है। इसी रिफ्यूजी कैंप के एक हिस्से में वो चाहता तो यहाँ धोखा देने वाले जूड और उसके दूसरे साथियों को मार सकता था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसमें और एपिक्स में तो कोई फर्क ही नहीं रहा था। एपिक्स आम इंसानों पर जुल्म कर रहे थे और वो एपिक्स के खतरे को खत्म करने के लिए इन बेचारे इमिग्रेंट को मारना चाहता था, सिर्फ इस खौफ में कि कहीं इनके अंदर कोई एपिक्स ना हो। वो भी तो एक जल्लाद बन गया था। इस चीज का एहसास होने पे वो यहाँ अपने ही साथियों को
मार देता है जो बाकी इमिग्रेंट को मारना चाहते थे, जिसके बाद उसने जूट और उसके कलीग को यहां से जाने दिया। फाइनली जूट का मिशन पूरा हो चुका था, उसने सभी रिफ्यूजीज की जान बचा ली थी, पर रिफ्यूजीज की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस वाक्य के 2 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि जूट ने सभी रिफ्यूजीज की आइडेंटिटी बनाई थी, जिनके जरिए वो आसानी से इस शहर में रह सकते थे। साथ ही साथ उसने सभी इमिग्रेंट के डाटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। दियाना की बनाई हुई उस हाफ डिवाइस से ही अब कोई भी कभी भी इन इमिग्रेंट को नहीं पहचान पाएगा। अब यह खबर जैसे ही गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो वह जूट और उसके साथियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ऐसा खास कोई सबूत नहीं मिलता जिससे वह यह पता चला पाए कि यहाँ कोई फ्यूचर से भी लोग आए थे और